Assalamu alaikum. In this video, I will tell you some important, very important points from exam point of view of pharmacology, जो कि कॉन्सेप्चुअल होंगे। जो सीधे सीधे सवाल हैं वो तो कि आपको पता है वो किस तरह से पेपर में आ सकते हैं। जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल है CVS से रिलेटेड, सिर्फ स्पेसिफिकली हम वो वाले करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग ना हाइपरटेंसिव से एंटी हाइपरटेंसिव से स्टार्ट करें। लेट्स बिगिन। अच्छा, आपको पता है एंटी हाइपरटेंसिव में ना 3 से 4 क्लासेस ऑफ ड्रग्स आती हैं, जिसमें टॉप मोस्ट थायराइड डायूरेटिक्स हैं। देन हम बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स और उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और उसके बाद एस इनहिबिटर्स एंड देन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, ये सारे ग्रुप्स देते हैं। अब सिनेरियो आपने गौर से पढ़ना है और देन आपने डिसाइड करना है कि वो किस ड्रग की बात कर रहे हैं। वो आपको एक सिनेरियो देंगे और उसमें पूछेंगे कि इस पेशेंट में कौन सी हाइपरटेंसिव देनी है। ठीक है, सो वो आपने गौर से देखना है। अब सिनेरियो में अगर पेशेंट को सिर्फ हाइपरटेंशन है, सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेंशन है, तो फिर आपने स्टार्ट करना है थायराइड डायूरेटिक से। ठीक है, ये एक चीज़ होगी, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अगर सिर्फ हाइपरटेंशन है तो थायराइड डायूरेटिक से स्टार्ट करना है। अगर हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज़ है या हार्ट फेलियर है, डायबिटीज़ या हार्ट फेलियर दोनों भी हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो सकती है अलॉन्ग विद हाइपरटेंशन, तो फिर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस, पहले मैंने बताया ना थायराइड होगी, अब आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इन दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, सो आपने दोनों लिख देनी है। ऐसे पेशेंट के अंदर ना एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, एक ये चीज़ होगी, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो एस इनहिबिटर्स हैं और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, इनका प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है डायबिटीज़ के ऊपर, और जो आपके हार्ट फेलियर में भी प्रोटेक्टिव इफेक्ट देते हैं। वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये पास पेपर में सवाल आया हुआ है, क्यों आप देते हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर। सो एस इनहिबिटर्स और ARBs, दे आर कार्डियो प्रोटेक्टिव। हाउ दे आर कार्डियो प्रोटेक्टिव? दे रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड हार्ट फेलियर। ठीक है, ये कार्डियक रीमॉडलिंग को प्रिवेंट करती हैं। और दूसरी बात, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डायबिटीज। हाउ? दे हेल्प इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ न्यू ऑनसेट डायबिटीज। जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको ये इंप्रूव करते हैं। आपको पता है डायबिटीज टाइप 2 में बेसिकली ये यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंसुलिन की सेंसिटिविटी रिसेप्टर्स की खराब हुई होती है ना, रिसेप्टर्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे होते, तो ये उनके सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। थर्डली रीनल, क्यों हम इसको कहते हैं? अच्छा, थर्डली अगर ऐसा पेशेंट है, किडनी फेलियर का पेशेंट है जिसकी किडनी डैमेज हुई है, उसमें भी हम प्रेफर करेंगे एस इनहिबिटर्स को। ये 3 चीज़ें होगी, डायबिटिक्स, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स और किडनी डिजीज के पेशेंट्स में एस इनहिबिटर्स को प्रेफर करना है, बिकॉज एस इनहिबिटर्स हैव रीनल प्रोटेक्शन एज वेल, दे डिले प्रोग्रेशन ऑफ हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। और ये भी सवाल आता है कि वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। जो एंजियोटेंसिन होता है ना, ये इफरेंट आर्टीरियोलर वेजोकंस्ट्रिक्शन करा देता है। जब इफरेंट की वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है ना, तो जो इफरेंट होता है बाद वाला, उसकी जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की इफरेंट की जब वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी ना, तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये उस प्रेशर को कम करता है, और जिस प्रेशर के कम होने से प्रोटीन यूरिया कम हो जाता है और किडनीज पर प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। सो जब एंजियोटेंसिन नहीं होगा तो वो इफरेंट आर्टीरियोलर कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। सो दैट्स हाउ इट अफेक्ट्स, इट प्रोड्यूस इट्स प्रोटेक्टिव इफेक्ट। ये एक सवाल हो गया और ये आता है पेपर में, ये बहुत आता है। ठीक है, उसके अलावा अब हार्ट फेलियर का पेशेंट है, अब आपने, मैंने बता दिया, उसको एस इनहिबिटर देना है, उसको आप दे सकते हो। थायराइड आप सेकंड लाइन में लिख दो, बट प्रेफरेबली एस इनहिबिटर देते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और सिनेरियो है जिसमें आपको बताया हुआ है पेशेंट हाइपरटेंसिव है और साथ में बताया है कि उसको डिसलिपिडीमियाज हैं, यानी उसकी ब्लड की लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हाई हैं। फिर अब आपने क्या करना है? अब आपने उसमें थायराइड, उसमें भी आपने थायराइड को प्रेफर नहीं करना, उसमें भी आप ऑल्टरनेटिव ड्रग्स पे जाएंगे। आप बीटा ब्लॉकर दे सकते हो, एस इनहिबिटर्स दे सकते हो, आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एस इनहिबिटर्स की ही रखना, और उसके साथ आप ऑल्टरनेटिव ड्रग्स में बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। थायराइड्स वहाँ पर नहीं लिखने, बिकॉज थायराइड्स कैन और एडवर्सली अफेक्ट द लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, जिसकी लिपिड प्रोफाइल बहुत ख़राब है, उन्होंने बताई है सिनेरियो में, उसमें आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। और नीचे लिखना है कि हम थायराइड इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि थायराइड लिपिड प्रोफाइल को ऑल्टर करते हैं। ये चीज़ हो गई। वन मोर थिंग, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब मैंने आपको बताया ना, अगर हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन का कंबाइंड सिनेरियो है और उन्होंने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पूछी है, तो उसमें आपने एस इनहिबिटर्स को प्रेफरेंस देनी है, फर्स्ट लाइन ड्रग वो होगी। इसमें आपने ऑल्टरनेटिव ड्रग्स के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं लिखनी, क्योंकि अगर आपने हार्ट फेलियर वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपने देखा होगा हार्ट फेलियर में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देते, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हार्ट फेलियर। तो क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं? क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एक तो इनका वेजोडाइलेटिंग इफेक्ट होता है और एक कार्डियक डिप्रेसिंग इफेक्ट होता है। तो जब कार्डियक डिप्रेशन हो जाएगी तो हार्ट फेलियर में तो ऑलरेडी कार्डियक आउटपुट कम हुई भी है, तो अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दोगे तो कार्डियक आउटपुट विल बी नेग्लिजिबल, तो फर्दर हार्ट फेलियर एग्रेवेट हो जाएगा। सो इस वजह से वो हम नहीं देते। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी पास पेपर में सवाल आया हुआ है। ठीक है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम वैसे भी हार्ट फेलियर के पेशेंट में उसके अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के रिस्क को इंक्रीज कर देगी। ठीक हो गया।
अगर आप देते भी हो ना तो देयर विल बी अ रिस्क। अगर डिस्लिपिडेमिक पेशेंट है और साथ में हाइपरटेंशन भी है और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पूछिए, तब भी कोशिश करें कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को ना दें, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्लिपिडेमिक है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एमआई के रिस्क को बढ़ा देता है, तो आप उसको ना दें। बाकी बहुत सारी ड्रग्स हैं, अल्फा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, थायराइड्स है, वो दे सकते हैं। ठीक है, थायराइड्स भी इतनी प्रेफरेबल नहीं है। ACE इनहिबिटर्स आर वेरी गुड ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विद मिनिमल एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हो गई। उसके बाद जो हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अल्फा 2 एगनिस्ट भी हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अल्फा 2 एगनिस्ट एक्ट ऑन अल्फा 2 रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द CNS, जो कि CNS के लेवल पर जो आपके सिंपैथेटिक आउटफ्लो को एक्चुअली अल्फा 2 एगनिस्ट जो है वो कम करते हैं। ठीक है, जब अल्फा 2 एगनिस्ट लाइक मीथाइल डोपा है, क्लोनिडीन है, दे डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो, देन डिक्रीज, क्योंकि सिंपैथेटिक से पेरिफेरल वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, तो ये आउटफ्लो को कम करेंगे, जिसकी वजह से वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अच्छा, अल्फा 2 रिसेप्टर है, अल्फा 2 एगनिस्ट है ये ड्रग्स, बट स्टिल ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करिए पूरी सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स आते हैं। ठीक है, बट इनका ऑपोजिट इफेक्ट्स होता है, क्योंकि ये लोग, ये वाले रिसेप्टर्स प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़ी डीप बात है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी, बट स्टिल थर्ड ईयर वालों को आ जाएगी, उनके लिए बताया मैंने। आप लोग फिर भी अगर पढ़ना चाहें तो यू कैन रीड। अच्छा, तो इस वजह से वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब इसमें ड्रग आती है क्लोनिडीन, उसका भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो भी अल्फा 2 एगनिस्ट है, बट आप क्लोनिडीन को, आप पेशेंट को क्लोनिडीन दे रहे हो, आप उसको सडनली विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे रिबाउंड हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, क्योंकि जो क्लोनिडीन है आप उसको दे रहे हो, जब आप उसको दे रहे होते हो ना, तो वो आपके, क्योंकि वो प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट होती है, और वो आपके जो एंडोजेनस एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है ना, उसके रिलीज को जो है वो इनहिबिट करती है। ठीक है, जब आपने क्लोनिडीन देते रहे, उसका रिलीज इनहिबिट होता रहा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का, तो जो पोस्ट सिनेप्टिकली उनके रिसेप्टर्स हैं वो उनका नंबर बढ़ जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ लो कंसेंट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन। आवर बॉडीज नेचुरल मैकेनिज्म, कोई चीज़ कम होती है तो हम उसके रिसेप्टर बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ी चीज़ को भी हम रिस्पॉन्ड करें। तो सडनली जब आप क्लोरीन विड्रॉ करोगे ना, तो एकदम से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का वो जो इनहिबिटेड रिलीज था वो अनइनहिबिटेड हो जाएगा, एकदम से वो ज़्यादा सारी रिलीज होंगी। ऑलरेडी आगे रिसेप्टर ज़्यादा हुए हैं, तो वो ज़्यादा सारे रिसेप्टर पर बाइंड करके एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, जिससे सीवियर सिंपैथेटिक आउटफ्लो होगा और सीवियर हाइपरटेंशन होगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि क्लोनिडीन को सडनली विड्रॉ नहीं करना। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हाइपरटेंशन वाला चैप्टर। उसके अलावा सवाल आता है प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज करते हैं, उसमें मिथाइल डोपा आ जाती है। ठीक है, उसके मिथाइल डोपा इज अगेन एन अल्फा 2 एगनिस्ट, जो मैंने अभी आपको सारा कुछ बताया, इसको भी सडनली विड्रॉ नहीं करना। अच्छा, उसके अलावा लिबिटलोल आ जाती है, लोल जिसके भी एंड पे आ रहा होता है ना, दिस इज अ बीटा ब्लॉकर। सो मैंने आपको बताया ना, इस क्लासेस में बीटा ब्लॉकर्स भी यूज करते हैं, तो लिबिटलोल अमंग द बीटा ब्लॉकर्स आप यूज कर सकते हैं फॉर हाइपर प्रेगनेंसी, इन हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी। और थर्ड ड्रग है अमंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स विच इज निफिडपिन। ठीक है, वो यूज कर सकते हैं, बट अगेन अगर पेशेंट को कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको वो नहीं दोगे, निफिडपिन नहीं दोगे, आप उसे फिर बाकी दो। मिथाइल डोपा बहुत सेफेस्ट ड्रग है अमंग इन प्रेगनेंसी, तो वो वाली सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर एंटी हाइपरटेंसिव्स।